हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण महाविहार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के इतिहास का अध्याय 3, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। कह रहा है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है उस खंडहर घर की तरफ तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे, है ना। उस खंडहर घर को कुछ लोग देखने आए थे और वे लोग उसकी क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है ना। क्या कारण है कि ये पुराना घर, जिसको हम भूतहा घर कहते हैं, आखिर इससे इनको लगाव क्यों है। ऐसी क्या चीज़ें, क्या जानकारियां हमें मिलती हैं, ये सोचने लगे। आइए हम जानते हैं हड़प्पा की कहानी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो है भारत में नगरीय व्यवस्था को दिखाता है। हड़प्पा जो सभ्यता है, जिसको आजकल सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यह जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ओके, आइए जानते हैं। कह रहा है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। कब? 150 साल पहले। आपको बता दें कि 1856 में, याद रखेंगे आप, 1856 में जब जो है कराची से लाहौर तक, कहाँ से कहाँ तक, कराची से लाहौर तक जो है रेलवे लाइनें जब बिछाई जा रही थी, उस समय जो है उस बिछाने के दौरान जो है जब खुदाई हो रही थी, तो दो अंग्रेज थे। एक का नाम है जॉन ब्रंटन और दूसरे का नाम है विलियम ब्रंटन नामक ये दो अंग्रेज जो थे, कुछ पुरातात्विक अवशेष उनको मिले थे और उसको उन्होंने क्या किया था, रेलवे लाइन बिछाने में जो है यूज कर दिया था, इस्तेमाल कर दिया था, है ना। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि 150 साल पहले जब जो है पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई, लेकिन उसके बाद से जो है आपको पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का जब खोज हुआ तो वो उसकी इमारतें अभी बची हुई थी, तो वहाँ से विशेष जानकारी और भी मिली। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी इस उपमहाद्वीप की बात की जा रही है, जो अभी मान लीजिए पाकिस्तान जो है 1947 में अलग हो गया, तो उसको इंक्लूड करके बात किया जा रहा है कि हड़प्पा जो है लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने जब खोज किया, तो हड़प्पा एक ऐसा स्थल मिला जिससे पता चला कि जो है वह जो खंडहर है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातन स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। यानी सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज की गई थी, उसके बाद जो भी मिले। आपको बता दें कि अभी हड़प्पा की बात करें तो पंजाब के जो है मोंटगोमरी जिले में था। हड़प्पा के बाद जो है मोहनजोदड़ो मिला, कालीबंगान मिला, रंगपुर मिला, रोपड़ मिला, है ना, आलमगीरपुर मिला। तमाम तरह के नगरों की खोज हुई। तो चूंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए जो है इनको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण जो है लगभग 4700 साल पहले हुआ था। याद रखेंगे, हड़प्पा शहरों का निर्माण जो है कितने साल पहले हुआ था, तो लगभग 4700 साल पहले इनका निर्माण हुआ था। आपको बता दें कि जब जो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन जो वहाँ से निकल रही ईंट थी, उनको रेलवे लाइन में उन्होंने तो बिछा दिया, लेकिन उसके बाद जो है 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा, दयाराम साहनी द्वारा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, कहाँ पे, अभी वर्तमान पाकिस्तान की बात करें हम, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है रावी नदी, किस नदी के तट पे,
तो रावी नदी के जो है तट पर हड़प्पा से संबंधित जो है वहाँ से कुछ मोहरी उनको मिली, प्राप्त हुई। उसके बाद जो है 1922 में क्या हुआ कि राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई, है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि एक है जिनका नाम है पिगट। पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो को जो है, हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जो है जुड़वा राजधानी बताए हैं। यानी उन्होंने कहा कि एक विस्तृत साम्राज्य की दोनों जुड़वा राजधानियाँ थी। कौन? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इनके बीच की दूरी की बात की जाए तो 670 किलोमीटर है। यदि पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखेंगे आप, क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो है बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो क्षेत्र है, ये जो सभ्यता थी त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। याद रखेंगे आप इसको। तो यह जो था ये 2 भागों में बटा हुआ था, ये याद रखना है आपको। 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में भी था लेकिन 2 भागों में था। तो जो प्राय जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचा था, ऊंचाई पे था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन जो है ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊंचाई वाला भाग था, कौन सा हिस्सा? पश्चिमी भाग जो छोटा था, ऊंचा था, यहाँ देख रहे हैं आप, है ना, उसको नगर दुर्ग कहा है पुरातत्वविदों ने। और जो कि पूर्वी हिस्सा था, जो कि बड़ा था, है ना, लेकिन जो है नीचे था, उसको जो है निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें जो है खड़ी रही हैं। आज तक जो है आपको ये उसी तरह से मिल रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। याद रखिएगा, महान स्नानागार। सबसे महत्वपूर्ण खोज जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की मानी जाती है। इस तालाब को सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि जो स्नानागार है उससे पानी नहीं रिसे, बाहर नहीं जाए। इस सरोवर में 2 तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अभी फिगर दिखाएंगे उसका। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक जो है विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशिष्ट जो लोग होंगे वहाँ के, वे विशेष अवसरों पर स्नान के लिए इसको क्या किया गया, बनाया गया होगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ये भी देखिएगा, यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, थोड़ा सा इसको मैं इसका साइज छोटा कर लूँ, सॉरी, कह रहा है कि ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंधी प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, यानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हुए हैं। यानी यहाँ की बात की जा रही सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो नगर मिले हुए हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, है ना, फिर जो है पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सभी चीज़ें मिली हुई हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में और भारत के कुछ हिस्सों में। जैसे यहाँ पे देखिए सिंधु नदी को दिखाया गया, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, फिर जो है यहाँ हड़प्पा है, यहाँ राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, चंद्रहुदड़ो है। तो ये तमाम तरह की जो है नगर दिखाया गया। इस मैप में देख लीजिएगा आप।
आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए महान स्नानागार का आप देख सकते हैं, ये स्नानागार का फोटो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ जो है इधर से और इधर से बनी हुई है, इसके चारों तरफ एक घर दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, संरचना मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर जो है यहाँ पे ईंटों की चिनाई दी गई है कि ईंटों की कैसी चिनाई की गई है सिंधु घाटी सभ्यता में। लगभग इसी तरह से ईंटों की चिनाई आज भी की जाती है। आई होप कि आप मकान बनते हुए देखे होंगे इस समय, वर्तमान समय में। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। नगर के घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी बीच में जो है आंगन हो जाता था और चारों तरफ क्या बनाए जाते थे, रूम बनाए जाते थे इसे चारों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से होता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों से ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया जाता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, यानी जो नालियाँ बनी हुई है वो कैसी है, ढकी हुई है, उसके ऊपर ढक्कन है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से क्या हो सके, बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नाली से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह जो है पर मेन होल बनाए जाते थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। आज के समय में भी इसी तरह की संरचना लगभग आपको दिखाई देती है। तो सोचिए कि भारत के लोग जो है आज से जो है 5000 साल, लगभग 5000 साल पहले कितने विकसित थे, कितने डेवलप थे। घर, नाले और सड़कों का जो है निर्माण योजनाबद्ध तरीके से जो है एक साथ ही किया जाता था। ये भी याद रखिएगा कि घर, नाला और सड़क सबका योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इस तरह से संरचनाएं मिली है। एकदम जो है आपको मिला कि सड़कें जो एक दूसरे को चौकोर पर काटती है और उस हिसाब से जो है सड़कों किनारे जो है या सड़कों के बीच में नाले हैं ऐसे बने हुए, है ना, और फिर घर हैं इसके चारों तरफ। इस तरह की आपको संरचनाएं दिखाई देंगी उस समय। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, है ना, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को जो है अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, लिपिक जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। तो यानी इस समय लिपिक के होने के भी प्रमाण मिले हैं शासक के साथ साथ। यहाँ देखिए आपको कह रहा है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उसमें बना नाला है और ऊपर जो है कुआं है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये सड़क है मोहनजोदड़ो की और ये नाला बना हुआ है ना। नाला जो है ढक्कन से ढका हुआ रहता था और उसके बाद से जो है ये कुआं है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ये जो है हड़प्पा की एक मुहर दिखाई गई, देखिए यहाँ पशु है, इस पर लिखा हुआ है कुछ। इस मुहर पर जो है ऊपर मुहर के ऊपर चिन्ह खास लिपि में लिखी हुई है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। यानी प्राचीनतम, यहाँ पर लेखन पद्धति की भी शुरुआत हो गई थी, उसकी भी जानकारी लोगों को हो गई थी, याद रखना है आपको। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे जो है पक्की मिट्टी के खिलौने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, पक्की मिट्टी के खिलौने बने हुए। ओके, आइए देखते हैं। फिर है नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी, है ना। इन चीज़ों से बनाई गई थी, पत्थर से भी, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या क्या है, मनके हैं, बाट है और फलक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा ऊपर जो है पत्थर के बाट देखिए कितने ध्यान से जो है और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए बनाया गया होगा। देखिए कितने सुंदर बाट बने हुए हैं पत्थर के, ठीक है, चट पत्थर से बनाया गया होगा।
मध्य में जो है बाएं मन के इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाया जा सके। तो यहाँ देख लीजिएगा बाएं तरफ जो है ये मनका है। क्लियर है। फिर जो है मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। यहाँ देखिए ये जो है पत्थर के धारदार ये फलक है। क्लियर। फिर जो है नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, यानी उस समय सभ्यता विकसित थी। देखिए वस्त्र आम वस्त्र नहीं, कढ़ाईदार जो है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र भी लोग पहना करते थे। तो यहाँ पे ये दिखाया गया इसको। क्लियर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, जो अभी देखे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो कि भी मिलेगा हम लोग को। ठीक है। कह रहा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसके प्रमाण मिले हुए। कब? 7000 साल पहले। यानी लोग जो है उस समय वस्त्र पहना करते थे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करते थे। यानी पूरा जो है वस्त्र को लेकर पूरे ये प्रमाण है कि भाई कपास की खेती चूंकि होती थी, तो प्रमाण है कि जो है लोगों को वस्त्र पहनते थे, यानी पूर्णतः विकसित थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हुए हैं। इसके साथ साथ और प्रमाण है कि कपड़े के जो टुकड़ों के अवशेष जो है चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हुए। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी जो है तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, दो यहाँ पे आया, एक जो है तकली आया है और एक आया फेयंस, है ना। तो सूत तो काटने का जो तकली होता है ना, तकली याद रखेंगे, सूत काटने का एक प्रकार का छोटा यंत्र है। अभी उसका फोटो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसको तकली कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद से फेयंस की बात की जाएगी। फेयंस क्या होता है? तो पत्थर जो है, फेयंस के बारे में वैसे आगे मिलेगा हम लोग को। पत्थर एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है प्रयोग किए जाने वाला यह एक कृत्रिम पत्थर है। कृत्रिम पत्थर है, याद रखिएगा। फेयंस बालू तथा जो है स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो है इसको बनाया जाता था, फेयंस को। ठीक है। तो ये सूत कताई का क्या करते हैं? संकेत करते हैं, यानी वस्त्र के भरपूर जो है प्रमाण मिल रहे हैं आपको। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि, है ना। तो विशेषज्ञों ने किया था इन खास वस्तुओं का निर्माण, याद रखेंगे। पृष्ठ 28 में देखें कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। बात सही है, ऑर्डिनरी लोग तो ऐसे बना नहीं सकते। देखिए कितने विशेष तरीके से इसको दाढ़ी को बनाया गया है, इसका चेहरा, नाक, नक्काशी जो है, ये वस्त्र किस तरह से डिजाइनिंग किए गए हैं। तो कोई विशेषज्ञ ही तो ऐसा किया होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, है ना। या तो यानी ये मालूम तो नहीं हो पाया है कि पुरुष ही ऐसा करते थे कि सिर्फ महिलाएं ही, या दोनों करते थे। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस कामों में क्या थे, दक्ष थे। यहाँ देखिए फेयंस के बारे में दिया हुआ है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू, स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी, है ना। तो इसी को जो है फेयंस कहा जाता है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये फेयंस का यह फोटो दिया हुआ है। ठीक है, कृत्रिम पत्थर है। अब है कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु का अयस्क जो है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। तो ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है कौन? तो लकड़ी है, या जो भी अयस्क है, जो हमको अयस्क से जो हम धातु प्राप्त करते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ये जो किसान पैदा कर रहे हैं, है ना। तो
जिससे बाद में जो है कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से क्या करते थे, आयात करते थे। बहुत सारी चीज़ें तो उनको वहीं पे मिल जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ों का वे आयात भी किया करते थे। ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा जो है, याद रखना है आपको, कांसा एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। दो या दो से अधिक जो धातु या धातु को मिलाने से जो बनता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो कांसा एक मिश्र धातु है, जो कि याद रखना है आपको तांबा प्लस जस्ता, या जस्ता की जगह पे जस्ता नहीं लगाकर टीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तांबा प्लस जस्ता या तांबा प्लस टीन का ये बना होता है। तो वही कह रहा है कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो टीन थी ना, उसका आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इस तरह के कुछ प्रमाण मिले हैं वहाँ पुरातत्वविदों को, ठीक है। आइए यहाँ देखिएगा, फिर कुछ सवाल है यहाँ पे, सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले ये देखिए आप, ये देखिए जो है गाड़ी का जो है खिलौना मिला हुआ, कह रहा है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखिए, एक खिलौना है और दूसरी तरफ जो है एक मुहर है। ये जो क्या है? मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में तुमने पहिए वाले वाहनों की जो है जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे फिर जो है बच्चों का खिलौना एक हल है। देखिए यहाँ पे हल का भी फोटो दिया हुआ है। ये खिलौना है। हल तो बच नहीं पाए थे हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि लकड़ी वगैरह के निर्मित थे तो खत्म हो गए, लेकिन खिलौना उसके मिले हुए थे। ऐसा लगता था कि लोगों को कृषि का भरपूर ज्ञान था, है ना। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी ऐसी प्रथा थी कि महिलाएं भी जो है हल चलाया करती थी, है ना। बहुत सारी जगहों पे आपको पता है कि महिलाएं जो है आजकल जो है आधुनिक समय में ट्रैक्टर वगैरह चलाती हैं। बहुत सारी जगहों पर महिलाओं कुदाल में जो है एकदम पूरे एक्सपर्ट होती हैं, तो हो सकता है कि हल भी चलाती हों। बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं तो बहुत कम ही खेत में जाया करती हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। नगरों में रहने वालों के लिए जो है भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहों की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। किसान और चरवाहे ही जो है शहर में रहने वाले जो शासक, लेखक या दस्तकार थे उनको खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से जो है पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, है ना। तो जो भी अवशेष वहाँ पौधों को मिले हैं उससे ये पता चलता है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो अब नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के जो है खिलौने मिले हुए। फिर कह रहा है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। यानी जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता मिली हुई है वहाँ बारिश जो है कम होती है, तो सिंचाई के कोई साधन उन्होंने अपनाए होंगे, सिंचाई के कोई तरीके का उन्होंने कुछ अपना किया होगा। उस समय संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में जो है दूर दूर तक ले जाया जाता था। जो सूखे मौसम थे उसमें वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, है ना, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का क्या करते थे, शिकार भी करते थे हड़प्पा कालीन लोग। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। आइए, गुजरात में भी जो हड़प्पा कालीन नगर एक मिला हुआ उसका निरीक्षण थे। कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे जो है धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में जो है बांटा गया था, है ना। धौलावीरा जो गुजरात में मिला हुआ है तो उसको 3 भागों में बांटा गया था।
इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो एक फील्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, लेकिन जो एक बड़ा यहाँ अभिलेख मिला हुआ है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थानों पर बसा था, है ना, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, ठीक है। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर जो है दबाने से बनी हुई छाप जो है उसी को मुहरबंदी कहते हैं। गीली मिट्टी रख दिए और उस पर जो है एक मुहर की छाप दबा दिए तो उस पर आ गया, तो उसको मुहरबंदी कहते हैं या मुद्रांकन कहते हैं। तो ये भी चीज़ें जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ देखिएगा लोथल का जो है बंदरगाह का फोटो दिया गया है। ये एक तालाब है, यहाँ पे बड़ा तालाब जो है लोथल का बंदरगाह होगा, जहाँ समुद्र के किनारे जो है नावें रुकती होंगी। यहाँ पे जो है माल को या तो चढ़ाया जाता होगा या उतारा जाता होगा। यहाँ देखिए, है ना, ये तालाब है। कह रहा है यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके बनाने का काम जो है होता था, उस तरह की भी एक इमारत मिली है। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हुए हैं। तो मान ली पत्थर के टुकड़े मिले हुए हैं, फिर जो है आधा निर्मित जो है मनका है, पूरा निर्मित भी मनका है, मनका बनाने वाले उपकरण है। तो इस तरह की चीज़ें मिली हुई, तो ऐसा लगता है कि यहाँ जो है क्या किया जाता होगा, तो मनके बनाने का काम किया जाता होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो उनको चिन्हित करने के लिए जो है, उनको सील करने के लिए जाने तो मुहर का जो है प्रयोग किया जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर जो है उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर के छाप को मुहरबंदी कहते हैं। और उस पर क्या की गई, मुहर लगा दी गई, गिल्ली मिट्टी पोत कर, देखिए यहाँ पे मुहर लगा दी गई। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, और छाप टूटी हुई रहती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो इस तरह से लोग जो है उसको सीलिंग का काम करते हैं, सील करने का। सभ्यता के अंत के रहस्य को आइए जानते हैं। लगभग जो है 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। जो नगरीय सभ्यता थी वो गांव में बदलने लगी। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, है ना। तो चूंकि जंगल सूख गए तो ईंट नहीं पकाए जाते थे, इसलिए लोग झुंगी बना के जो है, ईंट पकते नहीं थे तो झुंगी बनाकर जो है निवास कर रहे थे। ये भी है। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नदियाँ सूख गई थी उस समय। तो इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। भाई एक साथ सब का अंत कैसे हो गया, सभी जगह इस तरह की परेशानियां कैसे हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है उसके बीच की जो दूरी है ना 670 किलोमीटर। तो आखिर जो है इस तरह से कैसे हो गए। तो सवाल खड़ा होता है कि भाई इतने दूरी पर एक साथ किस तरह से घटनाएं घट गए, है ना। तो समाप्त कैसे हो, कुछ इलाकों में बाढ़ आई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण यहाँ क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के जो है
सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 जो है यानी 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में जो है हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। यानी कुछ भी हुआ हो, ऐसा लग रहा है कि शासकों का नियंत्रण वहाँ क्या हो गया, खत्म हो गया, या तो कोई आक्रमण किया हो, धीरे धीरे जो है इस नगरीय सभ्यता को जो है ग्रामीण सभ्यता में बदलने का किसी ने प्रयास किया हो, ये भी हो सकता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसी में जो है अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि आखिर जो है भारत जो कि नगरीय सभ्यता, जो विकसित सभ्यता जहाँ पे मिली हुई है 4700 पहले, वहाँ जो है ग्रामीण सभ्यता कैसे आ जाती है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जरूर है। ठीक है, आइए यहाँ अन्यत्र दिया हुआ है, देख सकते हैं। कह रहा है कि अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का जो अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यानी नील नदी जो है उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान नहीं है, उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये पिरामिड का फोटो देख सकते हैं, देख रहे हैं, है ना। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शव को मम्मी कहा जाता है ना, उस पर लेप लगाकर जो उनको सुरक्षित रखा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। यानी उनके शवों के साथ साथ इन चीज़ों को भी दफना दिया जाता था। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में जो है सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया था इन शव को दफनाने में राजाओं के। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए पिरामिड जो दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा खर्च हुआ था यहाँ मिस्र में। कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं की इन चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी? भाई जो वहाँ सेवक सेविकाएँ या जानवर या उनके हथियार या उनके वाद्य यंत्र या पेय या वस्त्र, जो भी तमाम चीज़ें दफना दी जाती थी, क्या उसकी ज़रूरत पड़ी होगी? तो बिल्कुल नहीं पड़ी होगी। तो ज़रूर जो है उस समय लोग जो है भ्रम में रह रहे होंगे, अंधविश्वास में रह रहे होंगे, इस तरह की बातें होंगी। आत्मा परमात्मा में लोगों का विश्वास रहा होगा, तभी जो है इस तरह के कृत्य किए जा रहे होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इसके बाद से जो है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, तो उसको भी आप ज़रूर देखेंगे। और उसका नोटिफिकेशन जानने के लिए जो है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके।